राष्ट्र की दृश्य कल्पना किस प्रकार से उभरी थी। यह इतिहास का चैप्टर फर्स्ट आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट है। यह 5th पार्ट है। इसके पहले वाले की लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आपका जर्मनी में किस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी और फिर इटली के एकीकरण में किन किन महाअनुभवों का सहयोग मिला था। उसके बाद फिर हम लोगों ने यह जाना कि ब्रिटेन में अजीब दास्तां मीन्स कि ब्रिटेन में किस प्रकार से अंग्रेज़ों का बढ़त्व बढ़ा, और फिर आयरलैंड और स्कॉटलैंड ये सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है रूपक। राष्ट्र का दृश्य कल्पना के अंतर्गत यह दिया गया है कि किसी भी चीज़ को मीन्स की जो स्वतंत्रता के रूप में उभर रहे थे, जो स्वतंत्रता का एक चिन्ह मिला था। ठीक है, तो वो किस प्रकार से मिला था वो हम देखते हैं। रूपक, जब किसी अमूर्त विचार मतलब वैसा विचार जिसके अंतर्गत मतलब जीवन ना हो, मतलब मृत हो। ठीक है, जैसे कि लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता हो। मतलब कि देखिए, जैसे ये आपका ये कोई भी एक चिन्ह होता है स्टॉप का अगर ये स्टॉप का चिन्ह है तो एक मतलब कि रुकिए को ये दर्शा रहा है किसी चीज़ के द्वारा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि लालच या ईर्ष्या या स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है या दर्शाया जाता है तो वह रूपक कहलाता है। ठीक है, यह CBSE के क्वेश्चन में आया था लास्ट कुछ साल पहले, मतलब कि 5 साल पहले आया था ये क्वेश्चन कि रूपक क्या था इस, और जो जर्मनी की क्रांति हुई थी तो उसके अंतर्गत रूपक के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ हुआ इसके अंतर्गत। तो पहला है कि 18वीं से 19वीं शताब्दी में राष्ट्र को नारी का भेज दिया गया था। ठीक है, जो राष्ट्र था जैसे कि हम लोग को भारत है ना, तो भारत एक राष्ट्र है तो उसको भारत माता के रूप में हम लोग जानते हैं, तो वही नारी का रूप भेज देना। ठीक हो गया। उसके बाद फिर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या क्या हुए थे, तो स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी और चटुटी जंजीर को माना गया था। जैसे हम लोग का स्वतंत्रता का प्रतीक क्या आ जाता है, झंडा हो गया, फिर शांति का प्रतीक हो गया सफ़ेद झंडा होता है। तो उसी प्रकार से वहाँ का फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी और चटुटी जंजीर को माना गया था। ठीक है, और इंसाफ का क्या प्रतीक है, जो हम लोग के समय में भी हम लोग का भी यही इंसाफ का है कि अगर हम लोग न्यायालय में कभी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक महिला है जो जिसके आँख पर पट्टी बंधी हुई है और हाथों में तराजू लिए हुए, तो वो जो अभी के प्रेजेंट में हम लोग का जो उपस्थित है उस वही फ्रांसीसी क्रांति के दौरान था इंसाफ का प्रतीक। ठीक है, वह क्या क्या था देखते हैं। महिला के आंखों पर पट्टी बंधी होना और हाथों में तराजू लिए हुए, तो ये हम अभी बताएं कि जो अभी हम लोग के भी न्यायालय में जाइएगा तो ऐसे ही मिलेगा। उसी प्रकार से वहाँ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी मिला था स्वतंत्रता का प्रतीक, मतलब सॉरी इंसाफ का प्रतीक। तो हम लोग चलिए देखते हैं मरियाना और जर्मेनिया क्या है। तो हम लोग का प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि जर्मेनिया का फिगर दिया हुआ था, तो उसको पहचानना था कि ये कौन था और मतलब किस राष्ट्र के रूप में उभरा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग मरियाना से स्टार्ट करते हैं। मरियाना यह फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। एक फ्रांसीसी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें राष्ट्र का विचार जो उभरा था, राष्ट्र का जो मतलब चिन्ह, राष्ट्र का जो भेष दिया गया था वो मरियाना के रूप में दिया जाता है। एनसीईआरटी बुक में उसका फिगर है, आप देख लीजिएगा ज़रूर, ताकि मतलब बाई चांस अगर प्री बोर्ड के जैसा अगर क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आपको मतलब इजीली वे में बन सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जर्मेनिया का, पॉइंट बाय वाइज करते जाएंगे। जर्मेनिया क्या था कि यह जर्मन राष्ट्र के रूप बन गई। ठीक है, जर्मेनिया थी जो कि मतलब जर्मन राष्ट्र का रूप में उभरी। जर्मन राष्ट्र जो कि मतलब जर्मन एकीकरण के अंतर्गत क्या क्या हुए थे वो देखे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में, तो प्लीज़ आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे। आपका मतलब रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपका हर एक पॉइंट माइंड में बैठ जाए। कितना पॉइंट है, ज़्यादा नहीं पॉइंट है, जर्मनी के एकीकरण में मात्र 2 पॉइंट है, बस उसी को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन बनाना, सॉल्व करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मरियाना का सेकंड पॉइंट।
यह जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। मतलब जनराष्ट्र का विचार का अर्थ क्या होता है कि जब कोई भी एक राष्ट्र है, जैसे एक राष्ट्र है तो वहाँ का विचार तो कुछ होता होगा ना, वहाँ की अगर आज़ादी चाहता है तो उस आज़ादी का प्रतिनिधित्व करते हुए उसका रेखांकित करना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या क्या हुआ था मरियाना को, तो इसकी छवि, सिक्के और डाक टिकटों पर अंकित किया गया। जो मरियाना का फिगर था तो वो किस किस के पर अंकित किया गया था, वह था छवि, सिक्के और डाक टिकट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जर्मेनिया के बारे में। जर्मनी यह चाचसू अभिव्यक्तियों में जर्मनियाँ बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। अब जैसे हम लोग का अभी वीरता का क्या प्रतीक होता है, हम लोग का वीरता का प्रतीक होता है पीपल का पेड़, शायद नहीं पता मुझे, लेकिन एज पर माई नॉलेज जैसा पीपल ही है। तो उस समय जर्मन में बलूत वीरता का प्रतीक था। जो बलूत का वृक्ष था ना वो वीरता का प्रतीक था, जिस जिस मतलब जो कि वहाँ की जर्मेनिया, वहाँ की जो मतलब रूप में उभरी थी, रूपक के रूप में उभरी थी जर्मेनिया, वह उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वहाँ उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत जाते हैं। देखें, ये इटली के एकीकरण में छूट गया था। क्वेश्चन आता है बोर्ड में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में या 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कि इटली के अंतर्गत इटली एकीकरण की कैसे किस प्रकार से हुआ और उसके अंतर्गत क्या क्या बाधाएं आए थे। तो सिंपल सा बाधाएं का ये भी अलग से पूछ सकता है या फिर मतलब दोनों मिक्सअप में कर पूछ सकता है। तो पहला क्या था देखते हैं। पहला था राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। जो मतलब पहला ये बता रहा था कि जो राजनीतिक में विखंडन हो रहा था वो लंबे इतिहास से चलते आ रहा था, तो वह एकीकरण में बाधा बनते गया। ठीक है, मतलब राजनीतिक विखंडन मतलब कि इसको अलग कर देना, सबको अलग अलग कर देना, साथ ना रहकर अलग अलग कर देना, तो वह राजनीतिक विखंडन कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात है विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। मतलब कि जैसे हम लोग देखे थे कि इंग्लैंड में अंग्रेज़ों का आधिपत्य जम गया था, उसी प्रकार से इटली के एकीकरण में बाधाएं उत्पन्न क्या हुआ कि वहाँ भी बहुत सारे ऐसे ऐसे विदेशी शक्ति थे जिनका आधिपत्य वहाँ स्टार्ट हो गया था जमाना। उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं पोप का शासन। पोप का शासन मतलब ये पोप होता है ईसाई वर्ग का एक प्रमुख नेता होता है, जो कि मतलब पूजा स्थल में काम करता है। वहाँ का जो मतलब ईसाई वर्ग का जो पूजा स्थल होता है उसमें काम करता है। ठीक है, उसका फिर वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस के अंतर्गत यह हुआ था कि जो पूर्व राजवंश था उसको पुनः फिर से राजवंश में लाया गया था, तो जिसके वजह से एकीकरण होने में आपका प्रॉब्लम हो रहा था। फिर आता है अनुदारवादी। अनुदारवादी मतलब होता है ये जस्ट अपोजिट होता है आपका उदारवादी का। उदारवादी का अर्थ होता है कि मतलब आज़ादी, जो आज़ादी का मतलब पक्षधर था। तो ये अनुदारवादी आज़ादी का पक्षधर नहीं थे, जिसके वजह से इटली के एकीकरण में बाधा इन कारणों से इन लोगों के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद हम लोग ने देखा था कि राष्ट्रवाद क्या था, कि राष्ट्रवाद वह था कि जो कि अपने देश के प्रति प्रेम दिखाता हो, वह राष्ट्रवाद कहलाता है। और साम्राज्यवाद भी वही है जो अपने देश के प्रति प्रेम दिखाता हो, लेकिन यह एक देश जो बड़ा देश है वह छोटे छोटे देश पर कब्जा करके वहाँ की प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर कब्जा जमा लेता है और उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयों पर हस्तक्षेप करता है और अपने आप को गौरव और शक्तिशाली बनाने के लिए उन सभी संसाधनों का यूज करता है, वो साम्राज्यवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद में क्या होता है कि जो सिर्फ देश के अंदर ही रहकर अपने देश के बारे में सोचता है, अपने राष्ट्र को उन्नति के बारे में करना चाहता है, जिसमें किसी और भी अनेक देशों को हानि नहीं पहुंचती है, वह राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं साम्राज्यवाद में क्या क्या आया था। तो साम्राज्यवाद के अंदर मतलब कुछ कुछ सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि 1 या 2 नंबर में आपका बोर्ड में आ सकता है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। तो क्या है वह देखिए, पहला है कि बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 2 प्रमुख राज्य। तो ये क्वेश्चन आया है कि बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रमुख राज्य होते थे, तो वह था, हम आपका जो फर्स्ट है ये 2 लिख सकते हैं। तो आधुनिक रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, फिर यूनान और मैसेडोनिया को भी लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा, वह दोनों सही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ के निवासी को क्या कहा जाता था, वहाँ के निवासी को सलाव कहा जाता था। ठीक है, अब ब्रिटिश राज का प्रतीक क्या था, जो मतलब बाल्कन क्षेत्र में मतलब अपना आधिपत्य जमाए थे वह ब्रिटिश लोग थे, तो उसका
राज्य का प्रतीक क्या था? ब्रिटानिया। जैसे जर्मनिया और एक और है वो उसी प्रकार से ब्रिटानिया भी होता था प्रतीक वहाँ देश का। अब हम लोग देखेंगे विश्व युद्ध का किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था। विश्व युद्ध का प्रारंभ देखिए, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों को पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। मतलब कि जो ये सब देश थे बाल्कन क्षेत्र पर प्रभाव अपना जमाना चाहते थे, जिसके वजह से बहुत सारे युद्ध हुए और इन्हीं युद्ध के वजह से अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। देखिए इस इलाके में कई युद्ध हुए, इन्हीं के वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को मतलब माइंड में एकदम बैठा कर रखना है कि 1871 के बाद यूरोप में जो गंभीर राष्ट्रवाद तनाव का कारण उत्पन्न हुआ था, तो उसके अंतर्गत क्या क्या हुए थे। तो वह पहला था कि इसके अधीन जितने भी यूरोपीय शक्तियाँ थी, यूरोपीय राष्ट्र थे, वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और मतलब जैसे कोई एक देश है उसके अंतर्गत कोई एक बड़ा देश है उसके अंतर्गत बहुत छोटा छोटा देश है, तो वह अपने आप को सब उस देश के चंगुल से आज़ाद कर लिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है वो देखते हैं। दूसरा, यहाँ के लोग अपनी आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों को अपने दाव को राष्ट्रीयता का आधार मानने लगे थे। मतलब कि वहाँ हर एक लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे हम लोग का भी आज़ाद है, हम लोग का सभी चीज़ का अधिकार है, हम लोग सभी चीज़ का आज़ादी मिला हुआ है, तो उसी प्रकार से वह चाहते थे कि सभी को आज़ादी मिले और जितने भी आज़ादी रहे पर्सनल आज़ादी वह राष्ट्रीय का आधार बन जाए। इस वजह से वहाँ गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का उत्पन्न हुआ था। ठीक है, फिर एक और है कि इतिहास का इस्तेमाल करके वह बताया कि वे कभी पहले स्वतंत्र थे। मतलब कि पहले ज़माने में वह स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। जैसे कि हम लोग भी पहले स्वतंत्र थे, लेकिन बाद में हम लोग का ब्रिटिश शासक मतलब कि अंग्रेज ने आकर शक्ति ने अधीन कर दिया। उसी प्रकार से वो भी बताया कि इतिहास के इस्तेमाल किया और बताया कि पहले हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ सालों पश्चात 500 दशक या 400 दशक के बाद फिर विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। ठीक है, इतना ही अंतर्गत इस पार्ट के है। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते जाए। और अब अगले चैप्टर में हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर से रिलेटेड रहेगा। और इसके अंतर्गत मैप नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैप का डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।